नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद माइंड। तो आ जाइए, आज हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पता है दोस्तों, मुझे लेट हो गया है वीडियो बनाने में, पर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को शायद आप अच्छी तरह समझते होंगे, तो उसी लिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए, आज हम आ गए हैं वापस अपनी वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करते हैं दक्षिण एशिया। बहुत अच्छा टॉपिक है दक्षिण एशिया के ऊपर, और आज हम इसका डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपके चैप्टर 5 में क्या डिस्कशन किया गया है पॉलिटिकल साइंस के। तो आ जाइए, इस पॉलिटिकल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही एनर्जी की एक ऊर्जा सी आ जाती है, और ऊर्जा आने के बाद जानते ही आप अच्छे से अच्छा पढ़ाने की बंदा कोशिश करता है। तो चलिए, आ जाइए, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम डिस्कशन करेंगे दक्षिण एशिया। व्हाट डू मीन बाय द दक्षिण एशिया? साउथ एशिया क्या होता है? तो साउथ एशिया पता है क्या है? कुछ नहीं है। साउथ एशिया एक्चुअली में है कुछ नहीं। साउथ एशिया एक संगठन है। कितने देशों का पता है? 7 देशों का संगठन है। क्या इस देश में चीन शामिल? नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल है। अभी तक आपने बहुत शीत युद्ध पढ़ा, ये सब पढ़ा। यार, थोड़ा अपने भारत की तरफ भी ध्यान तो दे लीजिए। भारत की तरफ ध्यान दीजिए, उसके अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर ध्यान दीजिए। तो वही चीज़ें हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन किस बारे में करेंगे? इस टॉपिक के ऊपर खाली हम इतना डिस्कशन करेंगे कि कैसे अलग अलग जगह पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, कैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, कैसे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, और कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, म्यांमार में क्या हुआ, ठीक है, उसके साथ मालदीव में क्या हुआ, भूटान में क्या हुआ। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके, और अपना पड़ोसी देश लटका हुआ श्रीलंका, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आ जाइए डिस्कशन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कुछ पढ़ते हैं एंड फिर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, दक्षिण एशिया। भारत पाकिस्तान का मैच तो आप लोग देखते ही होंगे, कितना तनावपूर्ण होता है। तो दोस्त से दुश्मनी, आज तो ये जीतेगा, आज तो वो जीतेगा। वैसे ही गर्मजोशी से अगर हम बात करें दक्षिण एशियाई देशों के बारे में, तो ये देश सारे ऐसे ही हैं। जैसे आप रिसेंटली देख रहे होंगे, रिसेंटली बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। रिसेंटली काला पानी को लेकर आपका क्या नाम है उसका, नेपाल विवाद कर रहा है भारत के साथ, जबकि काला पानी नेपाल ने खुद ही भारत को अलर्ट कर दिया था। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि दक्षिण, जैसे एक घर में 4 बर्तन रहते हैं ना बेटा, 4 बर्तन क्या करते हैं? 4 बर्तन लड़ते हैं, क्योंकि जब आप एक उठाते हैं तो 2 गिर जाते हैं ना, तो खटपटक की आवाज़ आती रहती है। तो उसी तरह से जितने भी दक्षिण एशिया में देश हैं, वो सारे देश किससे रिलेटेड हैं? वो सारे देश ऐसे ही रिलेटेड है जिनमें आपस में सांस्कृतिक जुड़ाव भी है, आर्थिक जुड़ाव भी है, राजनीतिक जुड़ाव भी है, उठापटक भी है, और गर्मजोशी मेजबानी भी की जाती है। ये सब जो है, दोनों के बीच विश्वास है, शंका है, और साथ साथ एक दूसरे की जान, मतलब एक जिस्म दो जान वाली बात होती है। तो वैसे चीज़ें हैं। बस क्या होता है, बीच में खटास इनके देशों के बीच में आती रहती है। और जब खटास आती है, तो खटास आने के बाद क्या होता है, खटास आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हम इतने बड़े चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें दक्षिण एशिया शब्द क्या है? दक्षिण एशिया का मतलब है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 देश जो हैं, यही दक्षिण एशियाई देश है। ये क्या होता है? ये दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। ये दक्षिण के एशिया में, दक्षिण एशिया अगर आप देखें तो दक्षिण एशियाई देश हैं। तो ये उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत देख रहे हैं। अब भारत की अवस्थिति और विस्तार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, ऐसे जाकर, ठीक है। यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, और ये अरब सागर। इतने ओर से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं, इसे ही दक्षिण एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। और इसके क्षेत्र में कौन आता है? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कौन आता है? तो जितने भारत के जो सारे पड़ोसी देश हैं, वो दक्षिण एशिया के क्षेत्रफल में आते हैं। अब दक्षिण एशिया के क्षेत्रफल में आने के बावजूद इनके पास क्या चीज़ें हैं ऐसी जो इनको जुड़ाव करती हैं? सांस्कृतिक अनूठेपन की जिम्मेदारी है। इन लोग को आपस में सांस्कृतिक रूप से जुड़ने की जिम्मेदारी है। म्यांमार को भी दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, लेकिन वह दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल एशिया का भाग है। चीन हल्का सा सेंट्रल एशिया का भाग है, इसलिए उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता है। उपयुक्त 7 देशों को दक्षिण एशिया का भाग माना जाता है, जो धरातल में या जलीय इलाके से आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया विभिन्न देशों की एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, इनमें अनेक समस्याएं हैं। हर देश की एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है, उनमें अलग अलग समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का अध्ययन करते हुए हम जानते हैं, जैसे सीमाओं का विवाद है, जैसे भारत और श्रीलंका
आज़ाद होने के बाद लोकतंत्रिक को सफलतापूर्वक कायम किया। भारत में लोकतंत्र का विकास के बारे में आप एक और किताब का विस्तार से पढ़ेंगे, अपने सेकंड बुक में आप पढ़ेंगे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। इस किताब में आज़ादी के बाद दिनों में भारतीय राजनीति पर चर्चा की गई है। भारत में लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया गया है, लेकिन याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है और यही बात श्रीलंका पर लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ की के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ, तब यहाँ सैनिक शासन लगा। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, राजा यहाँ का शासन करता था, लेकिन 2006 में नेपाल के भी राजा को उखाड़ कर फेंका, तो बराबर बना दिया, अपने हाथों में ले लिया सारा पावर, कार्यपालिका की शक्तियाँ सारी छिन गई। तो मतलब समझ रहे हैं कि हर तरफ से सबको एक ही बयार बही कि सब लोकतंत्र की ओर जाएं। 99 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। जब सैनिक तख्ता पलट हुआ तब यहाँ के सैनिक जो शासक थे, यहाँ के जो सैनिक शासक थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सैनिक शासन हुआ और 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और जन विद्रोह से क्या हुआ, जन विद्रोह से यहाँ नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होगी। नेपाल के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया लोकतंत्र की स्वीकृति का मूल बन चुका है। अर्थात अगर आपको लोकतंत्र के बारे में जानना है तो आपको दक्षिण एशिया के बारे में जानना होगा। तो दक्षिण एशिया है कौन, अपने 7 देशों का संगठन, अर्थात भारत के पड़ोसी देश। कभी कभार भारत के पड़ोसी देशों को ये भी लगता है कि जो भी छोटे छोटे देश हैं, चाहे भूटान हुआ, चाहे आपका म्यांमार हुआ, चाहे आपका मालदीव हुआ, तो ये लोग एक डर इन लोग के मन में बसा हुआ है दक्षिण एशिया को लेकर, और वो है बिग ब्रदर सिंड्रोम। क्या है बिग ब्रदर सिंड्रोम? बड़े भाई के रोग से ग्रस्त हैं। इनको लगता है कि भारत एशिया में, दक्षिण एशिया में इन संगठनों में से सबसे बड़ा है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी पैंट दिखाकर कभी भी हम पे कब्जा कर सकता है, जबकि भारत की कोई ऐसी मंशा नहीं, क्योंकि भारत खुद की प्रभुसत्ता को बिलीव करता है और दूसरे की भी प्रभुसत्ता में बिलीव करना चाहता है और बिलीव करवाना चाहता है। भारत किसी की ज़मीन हथियाना नहीं चाहता, ठीक है। अगर हथियाना चाहता तो भारत बांग्लादेश को अलग कर एक नया राष्ट्र नहीं बनाता 1974 में। वो क्या करता, अपने आप में ही जोड़ा लेता उसे बांग्लादेश को। और वो कुछ कर पाते नहीं, क्योंकि आज़ादी के लिए किसने उकसाया था, इसने। लिट्टे वाला जो कारनामा हुआ उसमें भी जोड़ सकते थे हम, तो हमने नहीं जोड़ा। नेपाल को नेहरू जी ने छोड़ा था। तो भारत के पास ऐसा कोई मंशा नहीं है। तो आप लोग क्लियरली, जो भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो भारत का किसी भी राज्य पर, किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने का किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं होती। हम चीन नहीं है, ठीक है, हम चीन नहीं है ना, हमारी उसकी तरह आदत है। लोकतंत्र की स्वीकृति, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, बदलाव की बयार रही। भूटान अब भी राजतंत्र है, भूटान में आज भी, लेकिन यहाँ के राजा भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना शुरुआत कर दी। दूसरे द्विपक्षीय मालदीव में 1968 में हुआ और 68 में गणतंत्र बना और यहाँ शासन अध्यात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 में मालदीव संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मतदान किया और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP की देश में राजनीतिक मामले में दबदबा रहा और 2005 के चुनाव में मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्ष दलों में कानूनी मान्यता दे दी गई। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला है। इसके बावजूद दक्षिण एशिया देश की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र में 5 बड़े देश में हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण में यह बात जाहिर रही हुई है कि 5 देश में लोकतंत्र का व्यापक लोकतंत्र का व्यापक जन समर्थन हासिल किया है और हर वर्ग, धर्म और नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र की समस्या का जो संस्थाएं समाधान करती हैं। इन देशों को लोक प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र में वीरता देने और मान्यता, उनके लिए लोकतंत्र उतना ही कठिन है। निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि माना जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों को फल फूल सकता है। इसे लिहाजा देखते हुए दक्षिण एशिया लोकतंत्र के अनुभव को लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा रहा है। आइए हम चैप्टर के ऊपर डिस्कस। तो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये सारा डिस्कशन जो मैंने किया आपको, ये सारा कुछ नहीं था। एज़ यूजुअल आप जान सकते हैं ये जो देख रहे हैं ये पड़ोसी देश हैं सारे भारत के, और इन्हीं क्षेत्रों को दक्षिण एशिया कहा जाता है। जो मैंने आपको आज डिस्कस किया अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसमें खाली हम दक्षिण एशिया के बारे में जान रहे हैं, क्या होता है दक्षिण एशिया और चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे और आपको मैं पूर्णतः समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से दक्षिण एशिया बना है। तो अगर चैनल अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।